नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान ने न केवल खाड़ी देशों को भारत के विरोध में ला खड़ा किया है, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश को भी भारत पर दबाव बनाने का मौका दे दिया है। अगस्त 2019 में जब पाकिस्तान कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर भारत का विरोध कर रहा था, तो अरब देशों ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। वहीं सऊदी अरब और यूएई के प्रमुख सहयोगी देश बहरीन ने भी पीएम मोदी को किंग हमद पुरस्कार से नवाजा था। खाड़ी के देशों कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और यूएई के साथ भारत का मजबूत आर्थिक रिश्ता है। लेकिन नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद इन सभी देशों ने भारत की आलोचना की है। हालांकि निंदा अभियान के बाद बीजेपी ने दोनों प्रवक्ताओं को जरूर निलंबित कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि इस प्रकरण के बाद भी क्या भारत के संबंध खाड़ी देशों के साथ गर्मजोशी वाले बने रहेंगे। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च 2019 में यूएई ने जब भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को न्योता दिया था, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दी थी कि वह ओआईसी की बैठक का बहिष्कार करेंगे। लेकिन यूएई ने कुरैशी की धमकी को खारिज कर दिया और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ओआईसी की बैठक को संबोधित किया। सोचिए, पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन का बहिष्कार का सामना करना पड़ा था, वो भी भारत के लिए। यह अपने आप में दुर्लभ था। लेकिन पैगंबर विवाद को लेकर ओआईसी ने भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। एक डर यह भी है कि अमेरिका भारत और खाड़ी देशों के बीच तल्ख रिश्तों का रूस को लेकर फायदा उठा सकता है और आने वाले समय में नई दिल्ली पर दबाव बढ़ा सकता है। बाइडेन प्रशासन भारत की रूस नीति से खुश नहीं है। अमेरिका के हाल में आई वार्षिक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है, क्योंकि रिपोर्ट के बहाने अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत को टोका है, कड़ी आलोचना की है। हालांकि मुस्लिम देशों से तीखी प्रतिक्रिया के बाद सरकार तो सफाई दे ही रही है, बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल के मूड में दिख रही है। बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को बयान देने से बचने की हिदायत दी है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी पिछले हफ्ते ही ज्ञानवापी मुद्दे पर भड़काऊ बयानबाजियों से बचने की नसीहत दी थी। उन्होंने दो टूक कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, संघ अब किसी मंदिर के लिए आंदोलन नहीं चलाएगा क्योंकि अयोध्या मूवमेंट पूरा हो चुका है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब कम से कम पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण वाली बयानबाजी नहीं होगी? क्या पीएम मोदी के लिए भी यह सही समय होगा कि वह कट्टर हिंदुत्व वाले छवि से बाहर निकल जाएं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सबसे पहले कि सर, पहले तो नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये प्रकरण हुआ है और खाड़ी देशों के साथ जो भारत का संबंध रहा है, उसके बाद, प्रकरण के बाद आप खाड़ी देशों के साथ क्या समझते हैं कि भारत का संबंध बिगड़ेगा या मौका दिया जाएगा? देखिए दीपक जी, ये जो वाकया हुआ है, ये चूंकि पैगंबर के लिए बात कही गई और इस्लामिक देश जो कि एक धार्मिक देश है, इस्लामिक देश है, तो वो पैगंबर के लिए अपमानजनक बातों को गंभीरता से लेते हैं। उनकी ये रवायत रही है, तो उस हिसाब से उनको एकजुट होकर के बोलने का अवसर मिल गया है। अदरवाइज स्थिति ये है कि दुनिया में मुसलमान अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म से उन पर जुल्म भी हो रहे हैं, वो आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन एक देश के, खाड़ी के ही एक देश के मुसलमानों का दूसरे देश के मुसलमानों से बहुत मतलब नहीं रहता है या उनके पक्ष में गोलबंदी नहीं करते। फिलिस्तीन के ही पक्ष में क्या दुनिया के सारे मुस्लिम देश एकजुट हुए? कभी नहीं हुए, क्योंकि दुनिया के में जितने भी मुस्लिम देश हैं वो दो ध्रुवों के आधार पर, जब दुनिया पहले भी दो ध्रुवों में बटी थी, आज भी किसी न किसी तरह से दो ध्रुवों में है, तो उस ध्रुवों के आधार पर व्यापारिक हितों के लिए एक दूसरे के साथ गोलबंदी करती है। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई, वो स्थिति इसलिए पैदा हुई कि लंबे समय से हिंदुस्तान के भीतर एक
ऐसा माहौल बनाया जा रहा था राजनीतिक फायदे के लिए, ध्रुवीकरण का माहौल, जिसमें मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा था। लेकिन देश, हिंदुस्तान से बाहर के देश बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला था। लेकिन जैसे ही पैगंबर का नाम आ गया तो उनको अवसर मिल गया इंटरफेयर करने का, और ये हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में आ खड़ा हुआ कि वो सारे देश जो कूटनीतिक रूप से हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा, हमारे यूएन में, सुरक्षा परिषद में हमारी इस जगह स्थायी हो, इसके लिए तमाम इस्लामिक देश हमारे साथ खड़े रहे हैं। आपने भी बताया कि पाकिस्तान से लड़ाई में भी इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का हाथ नहीं पकड़ा, हिंदुस्तान के का साथ दिया। ऐसे बहुत सारे मौके रहे। इवन कश्मीर में धारा 370 वाला जो वाकया हुआ, जो प्रभावहीन किया गया, उस समय भी दुनिया के सारे देश इस्लामिक होने के कारण हमारे खिलाफ खड़े नहीं हुए। तो ये सारी स्थितियां रही, क्योंकि वैश्विक स्तर पर रिश्ते जो हैं व्यापारिक तौर पर ज्यादा महत्व रखते हैं, और मैंने कहा पोलराइजेशन के हिसाब से भी जो विश्व जो ग्रुप में बटा हुआ है उस हिसाब से महत्व रखते हैं। हमारा खाड़ी के देशों के साथ जिस तरह का संबंध है, हम कतर जैसे देश में 20 से 25% की आबादी है वहां की, हम वहां की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। अगर वहां कुछ असर होता है तो उन पर भी असर पड़ेगा। ये म्यूचुअल संबंध है। इसके बावजूद ये जो खतरा बना, स्थिति बनी, इसलिए कि हिंदुस्तान की सियासत एक गंभीर स्थिति में पहुंच गई, जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनको अपने ही प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट्स कहना पड़ा। और हम सब जानते हैं कि जिसको वो आज फ्रिंज एलिमेंट्स कह रहे हैं, कल वो फ्रिंज नहीं रहेंगे। वो कल सदनों को सुशोभित करेंगे, लोकसभा राज्यसभा में, यह हमें पता है। इसलिए भारत के इस स्टैंड से दुनिया के देशों को विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पर यह बात भी कहने की जरूरत है कि अल कायदा जैसे संगठन, जो रेडिकल फोर्सेस हैं दुनिया में, वो इस स्थिति का फायदा उठा करके, या हमारे दुश्मन देश अल कायदा जैसे संगठन का फायदा उठा करके हमारे देश में अराजक स्थिति पैदा करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। मैं यहाँ पर एक दो बात बोलना जरूरी समझता हूं कि चलिए, नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा, गलत कहा, तो उसको सजा कौन देगा? क्या इस्लामिक कंट्री सजा देंगे? क्या अलकायदा सजा देगा? क्या मुसलमान का रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन सजा देगा? क्या शरीयत के हिसाब से सजा दी जाएगी? नहीं। अगर ये ऐसा होता है तो फिर दुनिया में सहधर्म सहजीविता का जो है संबंध खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान जैसे सेकुलर देश को सेकुलर बने रहने में फिर मुश्किल आ जाएगी। अगर नुपुर शर्मा ने गलत की है तो इसको सजा, हमारे देश में चूंकि हिंदू धर्म अलग से कोई सजा का प्रावधान नहीं रखता, सारे हिंदू देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे में, लोकतंत्र के संविधान में यकीन करते हैं, और मुसलमान भी करते हैं। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यकों को अपनी शरिया के हिसाब से भी चलने की इजाजत है, उनके धर्म के हिसाब से भी है। लेकिन यहाँ का बहुसंख्यक सिर्फ और सिर्फ संविधान से गाइड होता है। तो इस हिसाब से नुपुर शर्मा को सजा संविधान के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस मौके पर नुपुर शर्मा को धमकी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, चुप है, अलकायदा की धमकी पर चुप है, वो भी गलत कर रहे हैं। और वो सारे लोग जो इस नॉन इंडियंस हैं, इंडिया से बाहर रखते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वहां वो नुपुर शर्मा के लिए धमकी पैदा करें। यही स्थिति है जी। यहीं से मेरा एक सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ने तो अभी कहा है कि जब तक जांच चल रहा है तब तक उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार की तरफ से एक कठोर फैसला लिया जाना चाहिए, सो दैट कि बाहर के देशों में भी एक अच्छा मैसेज जाए, और अलकायदा जैसे जो लोग हैं, जिनके बाद काफी लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन पे भी लगाम लगाया जा सकेगा? देखिए, ये तो बहुत आदर्श स्थिति होगी दीपक जी, कि इस तरह से लिया जाए फैसला। लेकिन हम तो देखते हैं कि पूरा कुएं में ही भांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों को याद कीजिए, वो टोपी लौटा देते हैं, नहीं पहनते हैं स्टेज पर। वो प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कपड़ों से दंगाइयों की पहचान करते हैं। वो इस तरह के बयान देते हैं जो आपत्तिजनक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बली महाबली और तरह तरह के बयान देते रहे हैं, 80-20 करते रहे हैं, शिमला की गर्मी शांत कर देंगे, शिमला जैसी स्थिति ला देंगे, बयान देते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने एक के बाद ऐसे बयान दिए हैं जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र खास तौर से इसलिए कि एक तो वो सत्ताधारी पार्टी है और दूसरा वो डेमोक्रेसी में यकीन करती है, डेमोक्रेटिक ढांचे में एक बड़ी पार्टी है दुनिया की, देश की। तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार बयान की अपेक्षा की जा सकती है। आप तेजस्वी सूर्या का बयान याद कीजिए, जो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा था, उस समय भी खाड़ी के देश हमसे नाराज हुए थे, लेकिन इस बार ये नाराजगी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में एक इनर बिल्ट ताकत होनी चाहिए, वो ताकत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती रही है। इस वजह से आज भी नूपुर शर्मा पर एक्शन हुआ, एक्शन होने से पहले नूपुर शर्मा ने जो ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनको किस तरीके से पीएमओ से बधाई और शाबाशी मिल रही है कि बेटा एकदम ठीक है। गृह मंत्रालय से उनको मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी शाबाशी की। ये सब बातें बयान देने के बाद की। ये तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान, जब गुजरात दंगे के बाद वो अहमदाबाद पहुंचते हैं और आसपास के इलाकों में, दंगा प्रभावित इलाकों में जाते हैं, वहां पत्रकारों के बीच में कहते हैं कि हम किस मुंह से दुनिया में जाएंगे मुंह दिखाने। दुनिया में बहुत सारे देश हमारे मित्र देश है जहां मुसलमान की संख्या है, वहां हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। और एक और बयान था जो राजधर्म का बयान था, जो दुनिया जानती है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आज वही तब के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री है और आज उनको उस बात का उन शब्दों का की अहमियत पता चली है कि दुनिया में हम किस मुंह से जाएंगे। और इस चीज का एहसास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20-22 साल पहले जो कहा था, आज हमारे प्रधानमंत्री जी को हुआ है, ऐसा लगता है, इसीलिए एक्शन हुआ है, नहीं तो ये एक्शन भी नहीं होता। फिर भी हम ये उम्मीद करें कि इस घटना से ही हम सबक लें और कम से कम ये जो उन्मादी तरीके से डिबेट होता है, अभी आपसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, मैं ऐसे ही एक डिबेट में बैठा था और राष्ट्रीय चैनल पर धर्म गुरु, हिंदू के भी मुसलमान के भी धर्म गुरु बैठे हैं और वो शिवलिंग और फव्वारा पर ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे अब एक दूसरे को मार बैठेंगे। सवाल यह है कि जो शिवलिंग, जो फव्वारा, उसका फैसला हम अदालत के बाहर नहीं कर पा रहे, तब तो अदालत गए हैं, और जब अदालत गए हैं तो उस बात पर टीवी पर डिबेट क्यों हो रही है? ये मीडिया की जो गैर जिम्मेदारा मीडिया का रवैया है कि जो बात अदालत में है उस पर आप मुल्ला और धर्म गुरु को लड़ा रहे हैं। तो ये स्थिति खत्म करनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन का सवाल नहीं है, ये मीडिया के डिसिप्लिन का भी सवाल है कि आप ऐसी गंदी बहस, गंदे तरीके से बहस खत्म कीजिए। सर, अभी एक सवाल ये भी उठ रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो 38 नेताओं की लिस्ट बनाई गई है या फिर नूपुर शर्मा को लेकर जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, उसका एक मतलब ये भी है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि बंगाल में ऐसा देखा गया था कि मुसलमानों में मोदी को लेकर बहुत नाराजगी रही है, क्योंकि उनकी छवि पूरी तरह से मुसलमान विरोधी होगी। तो शायद इसी बहाने वो अपना एक सॉफ्ट चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में बीजेपी में कोई एक चेहरा है जो सॉफ्ट की तरफ जा सकता है तो वो मोदी ही है। ऐसे में क्या ऐसा लगता है कि मोदी जो है वो सॉफ्ट की तरफ, सॉफ्ट चेहरे बनने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि मुसलमानों का वोट भी पाया जा सके, या वाकई अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ही ऐसा कर रहे हैं? दीपक जी, अभी जो कदम उठाया गया है वो तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है, चूंकि उस घटना के 10वें दिन ये कदम उठाया गया जब अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बदली। और लेकिन उसके बाद अंदर से भी एक आवाज उठ रही, हम मोहन भागवत जी को कोट कर सकते हैं, जिनके बयान से ये मतलब निकलता है कि ये उन्माद खत्म होना चाहिए। ये अंदर से भी एक आवाज निकल रही है पार्टी, लेकिन पार्टी को जिस तरीके से सींचा गया है, अगर आप कहावत है ना कि बोए आम तो बबूल कहाँ से होए, इस तरह से जो कहावत है, हाँ, आम कहाँ से होए, बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से,
तो ये जो कहा आपने पूरी पार्टी को इस रूप में सींचा है कि बबूल ही बबूल है, कांटे ही कांटे हैं। तो अब आप मोहन भागवत जी भी जब अच्छी बातें करते हैं वो ट्रोल होते हैं। हमने तो आज तक अपनी जिंदगी में आरएसएस के प्रमुख को कभी ट्रोल होते नहीं देखा। मोहन भागवत जी को ट्रोल होते पहली बार देख रहा। उसी तरीके से नुपुर शर्मा पर एक्शन हुई तो भारतीय जनता पार्टी को धिक्कारा जा रहा है। तो वो एलिमेंट्स जिसको पोसा पाला गया है वो क्या वाकई इनको उदार होने देंगे? जो कट्टरता का बीज इन्होंने बो दिया है, अगर मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी कट्टरता फैली है तो एक कट्टर व्यक्ति को उससे ज्यादा बड़ा कट्टर व्यक्ति आकर के ही रिप्लेस करता है, कोई उदार चेहरा उसको रिप्लेस नहीं करता है। ये दुनिया का इतिहास है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर पाएंगे अगर चाहेंगे तब भी, तो हमें यकीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ही ऐसे बीज बो दिए हैं। गुजरात मॉडल, गुजरात दंगे के बाद का मॉडल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया। और अब जब गुजरात में चुनाव होने वाले, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले, तो वो मॉडल अचानक से पलट जाएगा, जो उसका आकार जो है उलट जाएगा, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा हो नहीं सकता। ये हम उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे के लिए, समाज के लिए उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से विश्लेषण करें तो ये होना मुझे मुश्किल लगता है। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि अभी जो 38 नेताओं की लिस्ट बनी है, ये क्या ये वाकई जो है इनको एक तरह से आइडेंटिफाई किया गया है, इन पे रोक लगाया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि वो साध्वी प्रज्ञा हो या साक्षी महाराज हो, इनकी उपलब्धि जो है वो यही है कि ये जहरीला बयान देते हैं। या फिर बेगूसराय के सांसद जो हैं गिरिराज सिंह, उनकी उपलब्धि आप देखें तो उनकी उपलब्धि ही यही है कि वो दिन भर जहरीला बयान देते हैं, चाहे वो मुसलमान विरोधी हो या किसी धर्म को लेकर हो, है ना? तो आपको लगता है कि क्या वाकई जो है अब परिवर्तन आएगा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, या ये कुछ क्षण के लिए है, माहौल ठीक करने के लिए? दीपक, ये पहली बात तो ये है कि जो 38 प्रवक्ताओं वाली खबर है ये कोई पुष्ट खबर नहीं है। ये किसी ने ऑफिशियली सामने आकर के वैसी बात कही नहीं है। सब लोग सूत्रों के हवाले से खबर कह रहे हैं, यानी ये प्रोपेगेट किया जा रहा है अपनी छवि को उदार बनाने के लिए। जब चाहेंगे तब आकर के वो कह देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने किसने कहा ऐसा। तो ये है नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जी, जैसा कि एक बयान आया था जिसमें कि रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि रूस में बातचीत किया गया और युद्ध को रुकवाया गया, बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर रविशंकर प्रसाद जी तो ऐसा बयान दे रहे थे मानो कि कोई स्कूल का बच्चा भी वैसा बयान नहीं देता कि भारत ने कहा और 3 घंटा के लिए यूक्रेन और रूस शांत हो गए, हमारे बच्चे निकल गए, उसके बाद में 3 घंटे के बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया। ऐसे तो मनोरम कहानियां भी नहीं सुनाई जाती। तो उसका खंडन तुरंत विदेश मंत्रालय की तरफ से आया। लेकिन ये जो 38 प्रवक्ता वाले बयान है, हमने भी बहुत तरीके से पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऑफिशियली इस बात की पुष्टि करने के लिए या कोई सोर्स ऐसा बताने के लिए जिस पर हम विश्वास कर सके तैयार नहीं है। हम इसको एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा मानते हैं ताकि एक मैसेज अपने ही लोगों के बीच बीजेपी दे सके कि आगे से थोड़ा सा संयमित रहना है, अभी समय ठीक नहीं है, इंटरनेशनल और नेशनल सिचुएशन को देख करके हमें चलना है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। जी, अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि सर अमेरिका और पाकिस्तान, ये दोनों देश भारत पे किस तरह से दबाव बना पाने में कामयाब होंगे? देखिए दीपक जी, अब अमेरिका और पाकिस्तान की युति नहीं है, युगलबंदी नहीं है। अब तो युगलबंदी भारत और अमेरिका की है। और ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान जाकर चीन के साथ सरेंडर कर चुका है, और चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच भी अच्छे संबंध नहीं है, तो इसलिए भारत की विदेश नीति अमेरिका की तरफ मुड़ी हुई है। और हम जो भी स्टेप ले रहे हैं केवल रूस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है और अमेरिका की दोस्ती का भरोसा हम में से किसी को नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी विदेश नीति हमारी अमेरिका पर डिपेंड हुई है, ये भी फैक्ट है। तो ऐसे में जो अमेरिका और पाकिस्तान मिल करके इंडिया पर दबाव डालेंगे, ये एक कल्पना वाली बात है। अमेरिका भारत को इस बात के लिए नियंत्रित जरूर करता रहता है कि कहीं ये रूस के खेमे में न चला जाए। चूंकि भारत और चीन के बीच दरार डालने में भी अमेरिका का बड़ा योगदान रहा है,
तो भारत और चीन के बीच अगर दरार बढ़ती चली जाएगी तो अमेरिका और भारत के बीच में दोस्ती बनी रहेगी, ऐसा अमेरिका के रणनीतिकार मानते हैं। तो इस हिसाब से वो कोशिश करेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ अमेरिका जाएगा बदली हुई परिस्थिति में आज हमें नहीं लगता। वो बस भारत को कंट्रोल और नियंत्रित करना चाहता है कि भारत उस खेमे में न चला जाए जिस खेमे में चीन है, यानी रूस के साथ न चला जाए। जी, मेरा सवाल पाकिस्तान को अमेरिका से जोड़कर नहीं था। मेरा सवाल ये था कि क्या खाड़ी देशों ने जिस तरह से खारिज किया था पाकिस्तान को भारत के खिलाफ, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट मिलेगा भारत के खिलाफ? उसकी स्थिति ऐसा बिल्कुल नहीं लगता दीपक जी, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे मसले हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी जो मुसलमानों से संबंधित रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम देश यूनाइट होकर के उन मुद्दों पर एक नहीं हुआ है। इवन तालिबान अफगानिस्तान के भी मसले पर मुस्लिम देश अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखते थे। तो पाकिस्तान को कभी भी इस्लामिक जगत का 100% समर्थन नहीं मिला। पाकिस्तान की फितरत सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है कि उस पर दूसरों के व्यापारिक संबंध निर्भर करते हैं। तो वहां पर हित जो है हमारा है। हम कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। कच्चा तेल उनको हमारे पास बेचना है या हमारे माइंड का इस्तेमाल उनको करना है। तो ये जो एक स्थिति है, इवन चाइना के साथ भी जो हमारा इतना बड़ा संबंध खराब हुआ डोकलाम और गलवान में, तो उसके बाद भी ये व्यापारिक शक्ति ही है, जो कि चाइना का व्यापार हमारे साथ बहुत ज्यादा है। तो चाइना यहाँ बैलेंस होता है व्यापारिक कारणों से, हमारी शक्ति के कारण बैलेंस नहीं होता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ इस्लामिक देश हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि दुनिया आर्थिक रिश्तों से और शक्ति के इर्द गिर्द, चुंबकीय शक्ति जो है ताकत की, पावर की, उसके इर्द गिर्द चलती है। चाइना जरूर प्रभावित कर सकता है, लेकिन चाइना को बैलेंस करने के लिए हमारी पॉलिसी ठीक चल रही है। रूस के साथ हम लोगों ने ठीक ही संबंध अपनाया है। अगर अमेरिका के कहने पर चलते तो आज रूस भी नाराज होता, चाइना भी नाराज होता, एक नई किस्म की गोलबंदी होती और आज हम इस्लामिक देश भी अगेंस्ट में होते, हम आज कहीं नहीं रहते। तो एक ठीक ठाक वैदेशिक नीति पर हम चले हैं, कम से कम यूक्रेन और रूस का जहां तक सवाल है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के साथ इस्लामिक देशों की गोलबंदी के आसार हमें नजर नहीं आते। चलिए, कुल मिलाकर ये है कि बाहर के देशों के साथ जो भारत का संबंध है वो पूरी तरह से व्यापार पर निर्भर करता है कि हमारा बाजार कितना बड़ा है, हम कितने सामान का उपभोग करते हैं और कितना सामान बेचते हैं, इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है बजाय की बयान को लेकर। लेकिन सरकार जिस पार्टी की है और उस पार्टी के अंदर से अगर इस तरह के बयान आते हैं जो धर्म के खिलाफ हो, तो हमारी छवि जो है, एक जो कहा जाता है कि सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाला देश है, वो छवि जरूर डैमेज होती है। और ये मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उस छवि को कम से कम बरकरार रखा जाए, उसको डैमेज ना होने दिया जाए। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।